नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पर। और आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी की। इससे पहले जो है आपका वो हिस्ट्री के और पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट है, उनकी सीरीज चल रही है। पॉलिटी में आपके 5, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटी में आपके 3 और हिस्ट्री में आपके 5 वीडियोस पहले आ चुकी है। और आज हम अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी को भी लेके चल रहे हैं। तो एक कक्षा 9 की एनसीईआरटी है आपकी अर्थशास्त्र। कक्षा 9, तो इसे हम पढ़ेंगे। इसका अध्याय 1 है आपका। अध्याय 1 है इसका पालमपुर गांव की कहानी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पालमपुर गांव की कहानी है। वहाँ रिसोर्सेज के बारे में बात की जाती है, वहाँ भी बात की जाती है प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है वहाँ पर उस चैप्टर में। और उसी चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन है, उन्हें हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? जो आपके गुड्स होते हैं और जितनी भी आपकी सेवाएं जो होती हैं उनके लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी ज़रूरी वस्तु की आवश्यकता आपको होती है? तो इसके लिए आपकी जो होती है वो मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है। आपके पास लेबर होनी चाहिए, आपके पास लैंड होने चाहिए, आपके पास जो है वो मानव पूंजी होनी चाहिए, और आपके पास जो है नेचुरल मनी, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके किसी भी प्रोडक्शन, वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चारों का ज़रूरी होना ज़रूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपका श्रम, लेबर है, भूमि है, तीसरा पूंजी है और भौतिक पूंजी है। तो ये चारों ही चीज़ें आपको चाहिए होती है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। आपको लेबर भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपको भूमि भी चाहिए। मानव पूंजी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। भौतिक पूंजी होनी चाहिए। भौतिक पूंजी से यहाँ पे मतलब होता है जैसे आपका जो पानी है, आपको जल चाहिए, ठीक है, आपको अच्छी उर्वरक मिट्टी चाहिए, तो ये होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। केवल 1, 2 और 4। बी ऑप्शन है 1, 2, 3। सी है 2 और 4 और डी है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपके जो है सभी कथन सही होंगे क्योंकि ये चारों ही चीज़ें आवश्यक होती है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। उत्तर डी। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता आपकी भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन और खनिज। दूसरी आवश्यकता है यहाँ पे श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तीसरा है यहाँ पे, तीसरी आवश्यकता आपकी भौतिक पूंजी। और चौथी आवश्यकता की बात करते हैं हम, मानव पूंजी को लिया जाता है स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए। भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ कार्य करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसे मानव पूंजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अपना। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कह सकते हैं? आपको बताना आपके कौन से गलत हैं। यहाँ पे निम्नलिखित से गलत होंगे। पहला कथन है यहाँ पे, भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मुद्रों को स्थायी पूंजी कहा जाता है। कथन 2 है आपका यहाँ पे, भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कथन 3 है यहाँ पे, भौतिक पूंजी को स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। तो इनमें से आपको बताना आपके गलत कथन कौन से हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, केवल 3
बी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो उत्तर है वो है केवल 3। आपका तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। भौतिक पूंजी को स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। आपके 2 कथन ये गलत सही हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत आपकी नगद मुद्रा और कच्चा माल आता है, जो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो आता है, और इन्हीं को ही स्थायी पूंजी कहा जाता है। और भौतिक पूंजी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार, ठीक है, ये आते हैं, और इन्हीं को कार्यशील मदी कहा जाता है। व्याख्या। भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए एक आवश्यक कारक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीनें, भवन, कच्चा माल तथा नगद मुद्राएं आती हैं, इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं आपके। औजार, मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल तथा नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं, इसलिए आपका कथन 3 सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती पर अधिक बल दिया गया। कथन 2 है यहाँ पे आपका, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में होती है। कथन 3 है, किसानों ने हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया। तो इनमें से आपको बताना है आपके कौन से कथन सत्य हैं। ए ऑप्शन है आपका केवल ए, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उत्तर डी सही होगा। ये सभी कथन आपके सही हैं। पढ़ते हैं हम हरित क्रांति क्या थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। इस कारण हरित क्रांति के प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं एवं धान की खेती पर दिखाई पड़ता है। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, जिसके परिणामस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। हरित क्रांति की बात की जाए तो ये 1960 के दशक में शुरू होती है। क्यों शुरू होती है? तो इसके कारण ये थे, जो आपकी 1960 के जो पहला दशक था, वहाँ जो आपकी उपज थी वो बहुत कम थी, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, एक इकॉनमी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इनमें जो आपके परंपरागत जो बीज थे इनको निकाला गया, और नए जो बीज आए थे आपके, जैसे HIV बीज होते हैं, ये एक प्रकार के बीज होते हैं, इनका इस्तेमाल किया गया। इनसे क्या होता था, एक पौधे की जगह कई पौधे पैदा होते थे, और जो फसल होती थी आपकी वो काफ़ी अच्छी भी होती थी। तो हरित क्रांति के दौरान जो था वो गेहूँ एवं धान की खेती पर ही अधिक दिखाई पड़ता है प्रभाव मुख्य रूप से, ठीक है। तो हरित क्रांति जो थी आपकी वो ऐसी कोई क्रांति आई नहीं थी, मतलब एक हालत जो 1960 का दशक था उसमें किसानों द्वारा नए नए बीजों का प्रयोग होने लगा, जिससे जो फसल था, किसानों द्वारा जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी अच्छे रिफॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इस दौर को आपका हरित क्रांति कहा जाता है। 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? ए है तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात, बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, सी है हरियाणा, पंजाब और गुजरात, डी है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर जो है डी है। जो हरित क्रांति थी उसका जो प्रभाव था वो मुख्य रूप से आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई पड़ता है। व्याख्या। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इन क्षेत्रों के किसान संपन्न थे तथा हरित क्रांति में प्रयोग की जाने वाली तकनीकें महंगी थी, इसलिए यहाँ के किसानों ने आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। किसानों ने ट्रैक्टर और फसल लागत के लिए मशीनें खरीदी, जिसने काम को तेज कर दिया। इससे उन्हें
गेहूँ ज़्यादातर पैदावार प्राप्त हुई। तो यहीं क्यों देखने को मिलता है इनका प्रभाव, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे उनके पास पैसा अधिक था, और जो हरित क्रांति में जो मशीनें और जो बीज उर्वरक बीज इस्तेमाल होते थे वो काफ़ी महंगे आते थे। तो यहाँ के किसान इन्हें अफोर्ड कर सकते थे, उन बीजों को खरीद सकते थे, इसलिए इन क्षेत्रों में खासकर प्रभाव देखने को मिलता है हरित क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। संसाधन के रूप में लोग, आपका पहले अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है और यहाँ पे आपका दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। संसाधन के रूप में लोग, ठीक है, रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे अब आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है आपका, पहला कथन है यहाँ पे आपका, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। कथन 2 है, जब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है आपके कौन से कथन सही है, ठीक है। कथन ए है आपका, पहला कथन है यहाँ पे केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे कथन है आपका सी, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की है मानव पूंजी में निवेश, जो आपका निवेश किया जाता है मानव पूंजी में, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में आप जो जितना इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही भौतिक पूंजी की भांति ये प्रतिफल प्रदान करता है आपका। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों ने उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। जब शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है, जब आपका एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में और ट्रेनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। परंतु जब इसे शिक्षित तथा स्वास्थ्य जनसंख्या को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा पहले की उपेक्षा और अधिक विकसित किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण, पशुपालन, उत्खनन और वानिकी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है द्वितीयक क्षेत्र में आपका क्या शामिल होता है। आपको पता ही होगा कि एक इकॉनमी में 3 सेक्टर होते हैं आपका, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और यहाँ पे आता है आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं इसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कहा जाता है इन तीनों सेक्टर को। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं इसमें। तो आपका जो है द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र की मैं बात कर दूँ, यहाँ पे जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, उन्हें जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो इसे विनिर्माण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर आपको नेचर से गन्ना मिल रहा है, ठीक है, और उसे जब मैन्युफैक्चरिंग करके विनिर्माण करके आपका चीनी बनाई जाती है या गन्ना माफ़ कीजिएगा, गुड़ बनाया जाता है, तो ये आपका विनिर्माण होता है, ठीक है। पशुपालन आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, वानिकी आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, उत्खनन भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। उत्खनन का मतलब होता है जो भी आपके खुदाई वगैरह की जाती है, जैसे जहाँ से कोयले वगैरह निकलते हैं, पेट्रोल निकलते हैं, ये आपका सब उत्खनन में आता है। व्याख्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे बात की गई है 3 सेक्टर में बांटा गया आपका। इसको बांटा क्यों गया है 3 क्षेत्रों में, ठीक है, इसका भी एक रीजन्स है। इसका रीजन्स ये है, जो भी आपकी जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका सही आकलन करने के लिए इन्हें 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, ताकि इस जीडीपी का है उसका सही तरीके से आकलन हो सके, ठीक है।
प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है आपका? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण को शामिल किया जाता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचर से हमें जो भी प्राप्त होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, दूध ये हम खुद से निर्माण नहीं करते, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, हमें मछलियाँ पालन जो होता है ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। आपका कृषि जो भी खाने पीने के अनाज है, आपका गेहूँ चावल, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। तो ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये चीज़ें अगर आपको नेचर से गन्ना मिल रहा है और आप उसका गुड़ या चीनी बना रहे हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग होकर सेकेंडरी क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, आपको रेशम मिल रहा है, ये आपका नेचुरल रिसोर्स होगा। और अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करके इसका कपड़ा बना रहे तो ये सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में आपकी जितनी भी सेवाएं होती हैं वो आती हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, जो डॉक्टर होते हैं वो आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा। जो टीचर होते हैं वो भी सेवाएं देते हैं। आप कोई सिम यूज़ करते होंगे, उसका इंटरनेट प्रयोग करते होंगे, तो ये भी सब आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। ये है यहाँ पे बैंकिंग, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है संचार। तो हमने अभी तीनों ही सेक्टर को अच्छे से समझा इससे पहले। तो आपका जितना भी है सब बैंकिंग, जो बैंक होते हैं, शिक्षा, टीचर्स, स्वास्थ्य, डॉक्टर्स, संचार, जो आपकी मोबाइल्स कंपनियाँ होती हैं, तो ये सभी आपके तीसरे सेक्टर में आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, 1, 2, 3 और 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं और उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है, जिन क्रियाओं में सह उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन गलत हैं। ए कथन है यहाँ पे केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है। तो यहाँ पर डी आंसर है, ना तो 1 ना ही दोनों। ये दोनों ही कथन आपके असत्य नहीं है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसे पढ़ते हैं व्याख्या में। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोगों के पास भूखंड होता है, जहां उन्हें काम मिलता है, लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। ऐसे प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें 8 लोग लगे जाते हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त होते हैं। यदि 3 लोगों को हटा दिया जाए तो भी खेत उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। आवश्यकता से अधिक ये 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड बेरोजगार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाती है प्रचंड बेरोजगारी की। प्रचंड बेरोजगारी के अंदर लोगों के पास भूखंड होता है। तो प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? यदि किसी कार्य को 10 लोग मिलकर कर रहे हैं और उसका जो परिणाम है वो 20 निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोग किसी खेती को कर रहे हैं और उसमें 20 कुंटल गेहूँ। दूसरा एग्जाम्पल से सोचते हैं इसे कि किसी दीवार को बनाने में 4 मिस्त्री का उपयोग होता है और वह इस दीवार में 1000 ईंटें लगा लेता है एक दिन में। यदि उसको 4 में से अगर उससे 2 ही लोग कर रहे हैं और वो वही 1000 लगा रहे हैं, तो जो दो लोग आपके एक्स्ट्रा होंगे वो आपके प्रचंड बेरोजगार है, यानी कि उनके पास काम है फिर भी वह बेरोजगार है। इसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या सबसे अत्यधिक पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी हमने समझ लिया क्या होता है। हमारा इन्वॉल्वमेंट ना होकर भी अगर हम उसका भी जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सेम आ रहा है तो ये प्रचंड बेरोजगारी होती है आपकी। व्यापार क्षेत्र ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका सेवा क्षेत्र में, डी है कृषि क्षेत्र में। तो इसका है एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। मौसमी बेरोजगारी से अभिप्राय है यहाँ पे कि जो आपका मौसम के हिसाब से चेंज होती रहे। एग्जाम्पल के लिए तौर पे आप ऐसे समझिए, जो आपकी पेप्सीज होती हैं, पेप्सी वगैरह होती हैं, ये आपकी गर्मियों में ज़्यादा बिकती हैं और सर्दियों में बहुत कम बिकती है। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है, ठंड कोल्ड लिक्विड होता है गर्मी दूर करने के लिए, तो सर्दियों में तो ये कम बिकती है और गर्मियों में ज़्यादा बिकती है। तो जो भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कोका कोला वगैरह, तो इनके जो भी एम्प्लॉयज़ होते होंगे वो सर्दियाँ आने पर बेरोजगार हो जाते होंगे, तो इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। एक और एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जो भी आपके ये ठेला वगैरह लगाते हैं, जैसे कोई गन्ने का जूस का लगाता है, ठीक है, तो अगर ये सर्दियों में लगाएगा तो सर्दियों में नहीं चलेंगे, ये आपके गर्मियों में ही चलते हैं, तो ये भी आपके मौसमी बेरोजगारी का है। और जो आपके गर्म कपड़ों का निर्माण करती हैं जो कंपनीज वगैरह होती हैं, जो शॉप्स वगैरह गर्म चीज़ें कपड़े बेचते हैं, तो ये सब आपका मौसमी बेरोजगारी में काउंट होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित आपका कौन सा कथन यहाँ पे करेगा। कथन ए है जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता। बी कथन है जब कुछ तकनीकी आहता प्राप्त लोगों को रोजगार प्राप्त ना हो। सी कथन है जब डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। और डी है जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे बात है खास फसली मौसम में आपका रोजगार प्राप्त हो, तो यहाँ पे आपका डी कथन सही होना चाहिए। बिल्कुल आपका डी ही कथन जो है वो सही है। व्याख्या, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब जुताई, बुआई, गहराई तथा निराई होती है। कुछ विशेष महीनों में ही कृषि पर लोगों को काम मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, बेरोजगारी में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के मंदग्रस्त होने का सूचक है। कथन 2, बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। तो इनमें से आपको बताना आपका कौन सा कथन सही होगा। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका उत्तर सी सही है। उपयुक्त दोनों कथन आपके सही है। बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर अहितकर प्रभाव पड़ता है, अतः बेरोजगारी में वृद्धि मंदीकृत व्यवस्था की सूचक है। अगर आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा हो रहा है तो मंदी का सूचक है कि मंदी आने वाली है। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, कंपनीज के पास काम नहीं है और इससे इकॉनमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास फिर पैसा नहीं आता, खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो फिर इससे जो सर्कल है आपका मनी और इसका, ठीक है, वो बिगड़ जाता है और इससे मंदी की स्थिति आपकी बन जाएगी। यह उन संसाधनों की बर्बादी करती है जिन्हें सही ढंग से नियोजित किया जा सकता था। यदि मानव को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका तो ये स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता लायबिलिटीज बन जाएंगे।
तो यहाँ पे आपका दूसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है और यहाँ शुरू होता है आपका तीसरा अध्याय, निर्धनता एक चुनौती। इसे हम पढ़ेंगे। इससे वाले पहले चैप्टर में आपने संसाधनों के बारे में पढ़ा, ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं निर्धनता के बारे में। भारत में निर्धनता एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी के बाद इसी का नंबर आता है। तो हम इसे पढ़ते हैं कि निर्धनता होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? ए है 1800 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, बी है 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी, सी है 1900 कैलोरी तथा 2200 कैलोरी, डी है 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। व्याख्या, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन प्रतिदिन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक बनाई जाती है। तो ये आपका जो भी कैलोरीज होती हैं, जो गांव में जो लोग होता है उसका जो क्राइटेरिया होता है कैलोरीज का, वो कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 2400 कैलोरी प्रतिदिन एक व्यक्ति की होनी चाहिए गांव के क्षेत्रों में, और शहर के क्षेत्रों में ये होता है आपका 2100, क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो कम शारीरिक कार्य करते हैं और गांव के लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये क्राइटेरिया कौन तय करता है और ये कैसे तय होता है, इसे पढ़ते हैं हम आगे। योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सी रंगराजन की समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपये 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा अरविंदर पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन होता है, जिसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ये होता है कि भारत में निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना है। तो निर्धनता किसे कहा जाएगा? निर्धनता उसे कहा जाएगा जो व्यक्ति 972 रुपये से कम कमाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। प्रति व्यक्ति जो आय है 972 रुपये थी 2014 में, और 1407 शहर के लोगों के लिए। अगर उस 1407 से नीचे कमाते हैं आपका तो गरीबी की रेखा से नीचे आएंगे। वर्ष 2015 में नीति आयोग ने अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था, ठीक है। उनका जो कार्य था वो यही था कि गरीबी के निर्धनता का आकलन करें, निर्धनता का आकलन करके कुछ नियम बनाए, विधि का सुझाव देना है कि गरीबी को आप कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, क्या इसके कारण होते हैं और कैसे इसमें सुधार हो सकते हैं। तो ये आपका सब टास्क फोर्स का काम है, जो भी कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? ए है वित्त आयोग, बी है नीति आयोग, सी है राष्ट्रीय प्रगति दर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, और डी आपका वित्त मंत्रालय। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका सी, NSSO भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करता है, जो हमने इससे पहले पढ़ा, जो आपका है 970। व्याख्या, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष पर प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा कराया जाता है। तो भारत में जो है वो निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है हर 5 साल में। किसके द्वारा किया जाता है? NSS द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, यह अधिनियम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। कथन 2 है, इसका जो उद्देश्य है वो किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे भी वयस्क सदस्य को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो इन तीनों में से आपको बताना है आपके कौन से कथन सत्य हैं। ए कथन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 और 3 और डी है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो इसमें केवल आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही है। आपका पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला और दूसरा जो ये अधिनियम है ये 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान है, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है जो ये कहता है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को जो काम करना चाहते हो, ठीक है, अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, ठीक है, 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार ये प्रदान करता है। तीसरा जो कथन था आपका, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे गलत है। बाकी व्याख्या में पढ़ते हैं इसके में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों 100 दिनों के रोजगार, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार। जो आपके सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहाँ 150 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए आपका दूसरा कथन सत्य है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं, इसलिए कथन 1 सत्य है। मनरेगा के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, इसलिए कथन 3 आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में निर्धनता है काफ़ी ज़्यादा, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कथन है आपका जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है आय असमानता, चौथा है भूमि संसाधनों की कमी। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4 डी। मेरे हिसाब से तो चारों ही होनी चाहिए। तो जी हाँ, ये आपके चारों ही कथन सही हैं। ये चारों ही जो कारण हैं वो भारत में उच्च निर्धनता दर के एक प्रमुख कारण हैं। आपका जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी है, उसके कारण बेरोजगारी और निर्धनता है। भूमि के संसाधनों की कमी, यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, आय असमानता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्याख्या, भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का दुष्चक्र अभी भी बना हुआ है। यद्यपि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही है। संसाधनों की कमी तथा संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी के प्रमुख कारणों में शामिल है।
ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा, अध्याय 4। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।